अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ एन न्यूज़ पर और मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। कभी हम सियासत पर बात करते हैं, कभी हम ज़राअत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, कभी हम ताजरों के मसाइल ज़ेर बहस लाते हैं। मकसद ये होता है कि ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो इस प्रोग्राम में उनकी शमूलियत हो और हम उनके मसाइल से आपको आगाह करें और उन मसाइल के हल के लिए भी हम कुछ सोचें। सो आज एक ज़राअत का एक मसला है जिस पर मैं बात करने के लिए आज आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ और वो मसला है कपास का। आप ये जानते हैं कि ये कपास का इलाका है, हम जिस बेल्ट में रहते हैं। कपास को पाकिस्तान की उन फसलों में शुमार किया जाता है जिसके बारे में हमने तारीख में पढ़ा कि जब चीनी सयाह यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ से वापस जाने के बाद कहा था कि पाकिस्तान इस खित्ते के बारे में उन्होंने कहा था कि बड़े सगीर में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ ऐसी हमने ज़मीन में चांदी उगते देखी है, चांदी की फसलें। तो इसको कपास को इसीलिए चांदी कहा जाता है। और कपास की फसल जो है वो हमारे यहाँ इसलिए भी एक ज़माने में बहुत अहम शुमार होती थी। गंदम के बाद जो फसलें अहम शुमार होती थी उनमें कपास की फसल थी और इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक, मुल्तान में हम अगर देखें तो फिर लूमों की इंडस्ट्रीज हैं, धागा बन रहा होता है, सारा कुछ ज़ाहिर है कॉटन के साथ इसका एक ताल्लुक बनता है। फिर हमने वो ज़माना भी देखा कि लोगों ने कपास को नजर आतिश किया पाकिस्तान की सड़कों पर। काश्तकार जो थे उन्होंने एहतजाज किया, उन्हें कपास के वो रेट ना मिल सके जिनकी उन्हें तवक्को थी। आज हमने इन बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करनी है और मेरे दरमियान दो अहम शख्सियात हैं जिनका इस मौजू पर जिनकी बहुत गिरफ्त है। हमारे दरमियान साजिद महमूद साहब हैं, वो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट से उनका ताल्लुक है और वो कॉटन के हवाले से उन माहिरीन में शुमार होते हैं जो बहुत गहरी नज़र रखते हैं इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इसके अलावा हमारे साथ वहीदुज़्ज़मा भट्टी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी एक्सपर्ट हैं और पेस्टिसाइड्स के हवाले से जो अद्विया साज कंपनियां हैं, वो खुद केमिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने अद्विया साज कंपनियों के साथ उनका बहुत ताल्लुक रहा। फिर वो इन बहुत सारे मामलात पर भी उनकी गहरी नज़र है कि कैसे जालसाजी की जा रही होती है। केमिकल एक्सपर्ट हैं, चूँकि केमिकल इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, लिहाजा वो बहुत सी ऐसी अद्विया के बारे में भी आगाही रखते हैं जो कॉटन के हवाले से अहमियत की हामिल हैं या नुकसानदेह। अस्सलाम वालेकुम वहीदुज़्ज़मा भट्टी साहब। साजिद साहब, बात का आगाज़ हम करते हैं कि हमारे यहाँ आदाद-ओ-शुमार आए जी, और आदाद-ओ-शुमार ये आए कि हुकूमत ने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया है। फिर उन आदाद-ओ-शुमार पर शकूक व शुबात का इजहार किया गया और ये कहा गया कि इन आदाद-ओ-शुमार को वेरीफाई कहाँ से किया जाएगा। हम बहुत सारे काश्तकारों के साथ जब हमारा राब्ता हुआ तो उनका भी ये ख्याल है कि ये आदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं है और पेस्टिसाइड से ताल्लुक़ रखने वाले जो असहाब हैं उनका ये कहना है कि जब पैदावार ज़्यादा नहीं होगी, जो उन्होंने आदाद-ओ-शुमार बताए हैं कि हमने टारगेट से ज़्यादा कपास काश्त कर ली है और उसमें हफ्तावार बुनियादों पर रिपोर्टें जारी की जाती थी, पंजाब गवर्नमेंट को इरसाल की जाती थी, जैसे आप जानते हैं तरीक़ाकार होता है ब्यूरोक्रेसी का भी और बाकी लोगों का भी। तो जब वो टारगेट पूरा नहीं होगा तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री ये कह रही है कि फिर वो कहेंगे कि चूँकि ज़रई अद्विया जो थी वो नाकिस थी इसलिए हम टारगेट अचीव नहीं कर सके। मैं गुफ्तगू का आगाज़ चाहूँगा कि आप यहीं से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रज़ी साहब। देखें, इस वक्त जो है ये बात जो ऑफिशियल हमारी रिपोर्ट आई है कॉटन की सोइंग के हवाले से, वो तकरीबन गुज़िश्ता बरस की निस्बत अगर मैं पंजाब की मैं बात करूं तो तकरीबन 1 मिलियन रकबे पर जो है 1 मिलियन एकड़ रकबे पर जो है कपास जायद काश्त हुई है इस दफ़ा। ठीक है। और हुकूमत का जो कॉटन एक्शन प्लान है उसमें तमाम जितने भी इदारे गए, वफाक के इदारे गए, सूबाई इदारे गए और जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के तमाम मिलकर सबकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो है मुल्क के अंदर कपास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको फ़रोग दिया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी कपास होगी ना तो हमारी जो मईशत का जो दारोमदार है वो ज़राअत पर है और ज़राअत के अंदर जो कपास की जो अहमियत है उसको हम किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कपास उगाओ मुहिम चलाई गई जी, पंजाब गवर्नमेंट ने भी चलाई, फेडरल गवर्नमेंट ने भी चलाई और उसके लिए बाकायदा
आगाही मुहिम भी चलाई गई, सेंटर्स कायम किए गए, काश्तकारों को मोटिवेट करने के लिए सेमिनार किए गए, रहीम यार खान में और बहुत सारे इलाकों में, भावलपुर में। आपके ख्याल में वो जो मुहिम थी, क्या वो मुहिम इतनी कारगर साबित हुई? देखिए सर, अब तो काश्त के बाद जो है उसकी निगहदाश्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। काश्त देखिए 50 लाख एकड़ तक जो है वो पंजाब के अंदर काश्त हो चुकी है इस वक्त। उसके बाद उसकी जो प्रोडक्शन होगी सामने आपके सामने आ जाएगा कुछ अर्से के बाद ही कि कितनी एकड़ के उस जितनी एकड़ पे हमने कपास जो काश्त की है उसी हिसाब से जो है उसकी प्रोडक्शन भी आनी चाहिए हमारी से। वहीद साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप राजनपुर के इलाके से आपका ताल्लुक है, अगरचे उधर कुछ इलाका जो है वो कपास का इलाका है और कुछ इलाका शुगर केन का इलाका है। तो कपास के इलाके में वहाँ की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, वहाँ कैसा अमल जारी है? सर, सोइंग तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है अब तक वहाँ पे ना, लेकिन ह्यूमिड काफी है इस वक्त, टेम्परेचर बड़ा हाई है इस वक्त हमारा वहाँ पे। सबसे पहली बात यह सर, पेस्टिसाइड आपकी जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो अप टू मार्क नहीं है, एट नॉट ऑप्टिमल लेवल्स। हमारे यहाँ R&D की कमी है, यहाँ पे हमारे पास R&D हमारी प्रॉपर नहीं है हमारी, इस तरह दूसरे मुल्कों में, हमारे हमसाया मुल्क में R&D पे वो बहुत तवज्जो देते हैं वो लोग, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हम दावे तो बहुत करते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हम सीरियस नहीं है अपनी एग्रीकल्चर के अंदर, हम सीरियस नहीं है इस वक्त। ठीक, हम क्लेम तो करते हैं कि हम एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा, लेकिन हम सीरियस नहीं है उसके अंदर। जब तक सीरियसनेस नहीं आएगी हर लेवल पे, हर सतह पे, उस वक्त तक आप वो देखिए, हुकूमत कैंपेन भी चला रही है, हुकूमत काश्तकारों को कर्जे भी दे रही है, हुकूमत ने काश्तकारों के लिए बहुत सी मुहिम चलाई, कर्जे माफ भी किए, ट्रैक्टर स्कीम चलाई, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सर इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसकी? तो आप प्रॉपर उसको अप्लाई नहीं करेंगे चीजों को। ठीक है, काश्तकारों को आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कौन कर रहा है? उसको सुपरवाइज प्रॉपर हो रहा है आपका? जब तक सारी चीजें आपके डिपार्टमेंटल लेवल पे सारी चीजें प्रॉपर नहीं होंगी, उसको मॉनिटर नहीं किया जाएगा, उसको सुपरवाइज नहीं किया जाएगा, हाउ यू विल गेट द यील्ड? यस, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं भट्टी साहब की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक करता हूँ, यहाँ से उनकी थोड़ी सी बात को आगे बढ़ा देता हूँ। इन्होंने अपना भट्टी साहब ने बात की है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ये बात आपकी दुरुस्त है। दीगर जितने भी हमारे ममालिक, अगर हम कपास के तनाजुर में अगर हम बात करें ना, इंडिया अपनी जो टोटल जो GDP है उसका तकरीबन 1% जो है R&D पे खर्च कर रहा है, और ब्राजील जो है 1.4% जो है अपनी R&D पे खर्च कर रहा है। चाइना की अगर हम बात करें तो 1.7 है, और पाकिस्तान ओनली 0.1%। तो ये बात दुरुस्त है कि रिसर्च एंड डेवलप, मेरी ना आपके चैनल से तवज्जुह से जो अरबाब इख्तियार हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक तजवीज़ है मेरे जहन में, जिस तरह गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन एक कमीशन बनाया है ना, जी जी, तो इसी तरह एग्रीकल्चर रिसर्च एक कमीशन कौमी सतह पर बनना चाहिए। ठीक है जी, और जो सिर्फ इन मामलात जो सिर्फ एग्रीकल्चर को देखें, हम आप ये देखें, हम कहने को तो हम ज़राई मुल्क है हमारा, लेकिन हम अपनी गंदम है, कपास है, या दालें, खुश्क दूध, या दूसरी जो प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर, वो हम बाहर से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता अगर बरस का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं आपको कि हमारा जो इंपोर्ट का जो बिल था वो तकरीबन $80 बिलियन था। उसमें जो एग्रीकल्चर का जो शेयर था 14 से 15 अरब डॉलर। देखें, हमने इंपोर्ट हमने की है एग्रीकल्चर के मुल्क होते हुए भी, हमने ज़राई मुल्क होने के बावजूद। अगर एक्सपोर्ट की हम बात करें तो 80 अरब डॉलर का मैंने आपको बताया इंपोर्ट बिल था। जो एक्सपोर्ट हमारा बिल था वो 31 बिलियन डॉलर का था। उसके अंदर 20 बिलियन डॉलर जो थे अपना टेक्सटाइल का शेयर था, 2 बिलियन डॉलर हमारा राइस का था, और बाकी जो दीगर जो है अपने कमोडिटीज के साथ जो है 30, यानी 49 अरब डॉलर का जो डेफिसिट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो ये है, आप ये देखें, अगर हम अपनी टेक्सटाइल को इस वक्त मुल्क की अगर मुआशी सूरत हाल देखें ना, तो पूरा मुल्क जो है काफी अरसे से IMF के चुंगल में फंसा हुआ है। हम जो है एक यूं समझ लें कि $1 बिलियन के लिए हमने अपने यूं समझ लें सब कुछ ही उनके आगे जो है ना, यूं समझ लें अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया है उनके आगे हमने। तो अगर हम 1 मिलियन कपास की गांठ अगर बढ़ा लें, मुल्क में इजाफा कर लें, तो इसका मतलब है $1 बिलियन। आप ये देखें, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी की एक बड़ी तारीख है, जो इनसे वाकिफ हैं,
तो हम पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के जितने भी इदारे हैं, जो रिसर्च, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में 3 मरतबा बम्पर अपनी क्रॉप दी है। 1992 में हमने दी है, 14 मिलियन कपास हमने पैदा की। 2004-5 में हमने कपास भी लास्ट टाइम ने की है। 2014-15 में 14.4 मिलियन बेल जो है वो हमने जो है अचीव किया था। लेकिन हमारा पोटेंशियल, रजी साहब, तकरीबन 18 से 20 मिलियन कपास की गांठों का है हमारा। लेकिन अब ये देखें, गुज़िश्ता साल जो है फ्लड भी आया है, दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे भट्टी साहब ने अभी R&D के बताया। R&D पे हमारा इतना फोकस नहीं है जो होना चाहिए हमारा। तो हमारे देखें ड्रॉप हम कर गए हैं 14.4 मिलियन से सिर्फ $5 मिलियन पे, 5 मिलियन बेल्स पर। आप ये देखें, हमारा पोटेंशियल 18 से 20 मिलियन डॉलर का है, 18 से 20 मिलियन बेल्स का है हमारा। तो अगर हम अपनी, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर रहे। मैं भट्टी साहब आपसे R&D का जिसमें जो है ना बड़ा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये बहुत अहम पॉइंट इन्होंने किया कि हमारे यहाँ पोटेंशियल तो है लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर रहे। अच्छा, उसके अचीव ना करने की, और जहां तक आपने कुछ वजूहात बताई हैं, लेकिन उसमें एक वजह हमारे यहाँ ये है कि टेक्नोलॉजी जो है, नई टेक्नोलॉजी, उसके इस्तेमाल में हमारे यहाँ उस तरह महारत नहीं हासिल काश्तकारों को भी, और अभी हम बहुत सारी चीज़ों में उस तरह आगे नहीं गए टेक्नोलॉजी के हवाले से, काश्त के तरीकों के हवाले से, मशीनों के इस्तेमाल के हवाले से। जो फसलों को आप देखें ना, बहुत सारे ममालिक में आप देखें कि हर मरहले पर फार्म से लेकर मार्केट तक आप देखें मैनुअल चीज़ें ख़त्म हो गई बहुत सारे ममालिक में। वहीं चीज़ें तैयार होती हैं, वहीं पैक होती हैं और वहीं से फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन की तरफ चली जाती हैं। पाकिस्तान में ये लेवल कब आ सकता है, या अभी हमें? सर, वी हैव ए फैंटास्टिक लैब, फैंटास्टिक लैंड एंड फैंटास्टिक सॉइल हमारे पास है। हमारे पास लोग भी हैं, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास बेहतरीन जगह हमारे पास है। अब हम पता नहीं यहाँ पे नाम ले सकता है, इसराइल को आप देख लें, वो पेस्टिसाइड की रिसर्च के ऊपर सर नंबर 1 है दुनिया के अंदर। छोटा सा वो कंट्री है ना, दुनिया की हर चीज वो पैदा कर रहा है, वाफर वजारा पैदा कर रहा है। क्या? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बेस पे वो हर चीज प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, इंडिया कर रहा है आपका, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। हमारा स्किल्ड लेबर है हमारे पास है, हार्ड वर्कर लोग हैं हमारे पास, जगह हमारे पास बहुत अच्छी है हमारे पास। लेकिन क्या है कि हमारे पास वो स्किल नहीं है, हमारे पास प्रोफेशनल पीपल नहीं है जो उनको गाइड कर सके, सुपरवाइज कर सके उनको। हमारी नीयत नहीं है उसके अंदर, हमारी काम करने की। हमारी एक्चुअली हम चले जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, इंडस्ट्री की तरफ चले गए आप, एग्रीकल्चर को हम ज्यादा इतनी तवज्जो नहीं दे पाते हम, क्योंकि हमारी ये बेसिक कोर है हमारी। ये दुनिया में कहीं भी अगर कोई कहत आएगा वो जगह पे आएगा जहां पे एग्रीकल्चर जीरो होगी। वहां पे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे 4 सीजन है, और इंशाल्लाह यहाँ पे कभी कहत नहीं पड़ सकता आपका, क्योंकि यहाँ पे फसल आपकी हैं, लोग हैं, काश्त कर रहे हैं अपनी वसात के मुताबिक। इसको अगर आप मजीद बूस्ट करना चाहेंगे, अगर आप उनको फैसिलिटीज दें, आप टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज दें, उन्हें एजुकेट करें, आप उन्हें एजुकेशन दें उन्हें इस चीज के ऊपर। मेरा ख्याल से कोई कमी नहीं कि पूरी हो जाए आपकी। साहिब साहब, आपका जिस शोबे से ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर तो रिसर्च का शोबा है, तो इस हवाले से आपने ये देखा, हमने भी देखा कि आपने याद होगा कि बीटी कॉटन का मामला आया था, और उसके बाद फिर जैसे आपने बताया कि कीड़ों का हमले का इम्कान भी है, और हमला शुरू हो चुका है बाज़ जगह पर, क्योंकि ये खबरें आई हैं कि फला कीड़े जो हैं वो हमलावर हो रहे हैं इस वक्त कपास के ऊपर, वो भी हो रही है। अच्छा, इस सारे में हमारे जो कीड़े हैं जो हमलावर होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी ताकतवर होता चला जा रहा है। वो जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, वो कुछ अरसे के बाद हम वो देखते हैं कि वो दवाइयाँ जो हैं वो नकारा होना शुरू हो जाती हैं। तो आप इस हवाले से बताइए, क्योंकि आपका ये शोबा है, इस हवाले से आप क्या रिसर्च कर रहे हैं? देखें सर, असल में ना प्रोडक्ट, अगर हम एफिकेसी की अगर हम बात करें, तो हमने जो मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंसेक्ट पे हम जो अप्लाई करते हैं अपने ट्रायल्स के अंदर, तो अगर प्रॉपर तरीके से इसको किया जाए तो उसके रिजल्ट भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अक्सर एक हवा चली हुई है कि इसमें 2 नंबर दवाइयाँ हैं या ऐसी है। मैं इस बात को बिल्कुल निगेट करता हूँ कि मुमकिन है कोई 1 या 2% हो, तो ऐसी बात नहीं है। बल्कि जो उसका जो यूजेज है, आपने जो प्रॉपर उसको जो आपने इस्तेमाल जो है उसका,
वो सही तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट भी उसके अच्छे आपको मिलेंगे। अब जैसे अपने कीड़े मकोड़ों की अभी आपने बात की है, तो इस वक्त मैं अपने फार्मर्स को भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस वक्त जो है कपास के जो काश्ता इलाका जाते हैं, मुल्तान में, डीजी खां में देख लें, बावलपुर में या सिंध के अंदर भी जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें जैसड का हमला जिसे हम चुस्तेला भी कहते हैं, ये काफ़ी जो है ना ज़्यादा जो है ना प्रीवेल कर रहा है और फसल को काफ़ी डैमेज कर रहा है। ठीक। तो मैं अपने कपास के काश्तकारों को यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो मुआशी हद को अबूर कर ले, मुआशी हद से मुराद ये है कि अगर एक पत्ते पे एक बालिग या बच्चा अगर जैसिड मौजूद है तो और उसमें उसका नुकसान भी हो रहा है उसकी वजह से, वो मुआशी हद को अबूर कर लिया है, तो आपने वहाँ पे जो है उसका ज़रूरी जो रिकमेंडेड जो उसकी डोज है वो आपने ज़रूर आपने यूज़ करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा जैसिड के लिए ये हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो फ्लोनिकामिड जो है 60 ग्राम या डाइनोटिफिरॉन जो है 100 ग्राम या फिर नाइटन पायरम 60 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर जो है वो मिलाकर सब अपना स्प्रे करें। फी एकड़ की एक डोज है ये, तो उससे जो है ना सिर्फ आपको जैसिड का कंट्रोल मिलेगा बल्कि एफिड जिसे हम सुस्तेला कहते हैं तो उसका भी जो है कंट्रोल जो है वो मिलेगा। और इस जी अच्छा वहीद साहब, एक आपसे भी बात करूंगा और साजिद साहब से भी इस बात पर जरूर राय लूंगा कि लोगों ने ये मुनाफा बख्श फसल जो है इससे दूर होने शुरू हो गए और उन्होंने कुछ और फसलें काश्त करना शुरू कर दी काश्तकारों ने। अगरचे इसकी सपोर्ट प्राइस का भी ऐलान हो चुका है, उसके असरात क्या मुरतब होंगे और वो स्पोर्ट्स प्राइस उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी ये एक अलग सवाल है। लेकिन काश्तकार जो है वो कपास से मायूस होकर किसी और मुनाफा बख्श फसलों की तानिब क्यों जा रहे हैं? सर अभी बात हो रही थी एफिकेसी की, ये सारे सब ठीक कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ इस वक्त 60 to 70 बिलियन का मेरा ख्याल बिजनेस ऐसे ही जी तकरीबन 70 बिलियन का बिजनेस है हमारे यहाँ कॉटन का इस वक्त पेस्टिसाइड्स का। ठीक है सर, अब प्रॉब्लम है एफिकेसी का। अब बाज कंपनी से एक पेस्टिसाइड है, एक दवाई है जिसकी आपने 10% आपने उसका रखना है, आपने उसकी कंपोजिशन रखनी है आपने, ठीक है। जहां पे फार्मुलेशन इसकी हो रही है जहां पे वो वहां पे आता है कि 8% दे दें मुझे आप, मुझे 7% दे दें मुझे आप, 10% मुझे नहीं चाहिए। क्या है वो उसमें प्राइस का एक उसको कुछ एज मिल जाएगा उसको। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? एंड यूजर पे आ रहा है। एंड यूजर जो है वो आपका सफर कर रहा है इस पे आके। प्राइस सेम है, प्राइस उसी पे लेके जा रहा है, जब वो स्प्रे कर रहा है, जब उसको अप्लाई कर रहा है उस दवाई को, वो रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा। अच्छा, वो रिजल्ट उसको क्यों नहीं मिल रहा और उसमें अदविया के मेयार जो है उस पर क्यों कंप्रोमाइज किया जा रहा है? क्वालिटी इस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं मुकालमा रजी के साथ। एक वक्फे पर चलते हैं और वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मुकालमा रजी के साथ मैं आपका मेज़बान रजीउद्दीन रजी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीजें खत्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीजें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रजी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब N News HD पर।
जी नाज़रीन कराम, प्रोग्राम मुकालमा रजी के साथ एन न्यूज़ पर हमारी गुफ्तगू जारी है साजिद महमूद साहब से और वहीदुज़्ज़मा भट्टी साहब से। और वक्फे से पहले भट्टी साहब ये बात कर रहे थे कि अदविया साज कंपनियां जो हैं वो अपने मेयार पर कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, और वो जब मेयार पर कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं तो फिर उसके बाद नुकसान एंड पर फार्मर को होता है। और साजिद साहब, एक तो आप इस पर भी बात करें, दूसरा दो चीजें हैं, कपास के मुरझाने का अमल और फ्रूट शेडिंग का अमल भी चल रहा है, इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप बात कीजिएगा। पहले आप जो मैंने भट्टी साहब वाली बात की है कि उस पर जब कंप्रोमाइज कर रहे हैं अदविया कंपनियां जो है उसके मेयार पर कंप्रोमाइज कर रही हैं, तो कुछ चेक एंड बैलेंस वाला इदारा नहीं है जो उनको चेक एंड बैलेंस, कहीं से उनको सर्टिफिकेट मिलता होगा, कहीं से उनको कहा जाता होगा कि आपकी दवाई ठीक हो, अप्रूव तो करता होगा चीज़ों को। जी जी सर, हम जो अपने यहाँ पे ट्रायल जो करते हैं ना, मुख्तलिफ कंपनीज के हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, अभी फील्ड में जाने से पहले हमारे पास आते हैं, हम उसको अप्लाई करते हैं अपने उसमें। तो जो प्रोडक्ट किसी भी इंसेक्ट के खिलाफ या वो सही रिजल्ट देता है तो हम उसको जो ओके करके जो है आगे जो है जो फर्दर जो डिपार्टमेंट है जहाँ से उनको NOC मिलता है, तो पंजाब गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पे हम उसको भेज देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अपना हमारी प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है। आज कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा। अच्छी प्रोडक्ट भी है, अच्छी क्वालिटी भी अच्छी उनकी अपना है हमारे पास, इंसेक्ट के हवाले से भी या कोई डिजीज के हवाले से भी हमारे पास प्रोडक्ट की ऐसी बात नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर इसको पेश किया जाए, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो है पौधों की, हाँ, दूसरी आपने ये बात की फ्रूट शेडिंग का एक बड़ा एक इशू आ रहा है। दूसरा ये अभी आपसे जब डिस्कस हो रहा था कि इस जो ऐसी कपास जो 15 अप्रैल या इससे पहले जो काश्त हो चुकी है ना, उस पे टिंडो जो बनने का अमल है वो जारी है। तो मैं कपास के काश्तकारों को यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ऐसी फसल जिसमें टिंडे बनने का अमल जारी है उसे पोटाश की जो है बड़ी अशद ज़रूरत होती है। तो कपास के जो काश्तकारों को चाहिए कि वो 10 किलोग्राम पोटाशियम जो सल्फेट है वो बजरिया आपाशी अपनी फी एकड़ के हिसाब से अपनी फसल को दें। और दूसरा ये है कि टिंडों के साइज में इजाफे के लिए और जो फल का जो केरा है उसके रोकने के लिए गिरने का जो अमल है उसमें आपने ये करना है कि 250 ग्राम आपने जिंक सल्फेट और 300 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 150 ग्राम बोरिक एसिड, इसका अलहदा से महलूल आपने बना लेना है और 100 लीटर पानी में मिलाकर इसका एक स्प्रे आपने तैयार करना है। और जो मज़कूरा जो अज्जा जैसे मैंने आपको बताया गया, इसकी अफादियत को मजीद बढ़ाने के लिए आपने ये करना है कि 2 किलोग्राम यूरिया जो है आपने जो तैयार शुदा जो आपका स्प्रे है उसमें मिक्स करके आपने फी एकड़ के हिसाब से आपने पूरे खेत में जो है उसको स्प्रे करना है और 15 दिन के बाद इसको रिपीट भी आपने करना है। दूसरा एक और भी अपना रजी साहब एक इशू आ रहा है, जो छोटे टिंडे हैं वो गिरने का अमल जो वो भी अपनी वो गिरना शुरू हो गए हैं, कोई शिकायत जी ये भी हमें शिकायत आ रही है मुख्तलिफ कपास के काश्ता इलाका जात से। तो इसकी वजह 2 किस्म की हो सकती है। एक तो ये है कि उस वैरायटी का अपना करैक्टर होता है, वैराइटल करैक्टर होता है, उसकी वजह से वो गिरना शुरू हो जाता है। या दूसरा जो है जब जैसे अब हालिया गर्म मौसम है, इसमें अगर हम खेत को ज्यादा पानी दे देना तो उसमें हबस बढ़ जाती है उस फील्ड के अंदर। उस हबस की वजह से, गर्मी के बढ़ने की वजह से वो जो प्री मेच्योर जो अपना जो टिंडे है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपने कपास के काश्तकारों को यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि वो अपने खेत को जब पानी लगाए ना तो ज्यादा ना भरें, खेत को मुनासिब रखें उसको, और आबपाशी का जो वक्फा है जो वो थोड़ा सा कम कर दें, उसमें से पानी का वक्फा कम कर दें। और एक और बीमारी भी यहाँ पर अपना शिकायत आ रही है पैराविल्ट की, जिसे पौधों के मुरझाने की बीमारी कहते हैं इसको। तो मैं अपने काश्तकार भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि CCRA मुल्तान के जो सर्वे जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बात जाहिर हुई है, से रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि ये कोई फंगस या कोई फफूंदी वगैरह नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे ना अपना ज्यादा गर्मी अगर पड़ रही है और खेत में ज्यादा पानी भी लगा हुआ है या खेत में बिल्कुल पानी नहीं है और टेम्परेचर भी आपका हाई है, तो पौधे जो है ना मुरझाना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह अगर पौधे के ऊपर फ्रूट लोड ज्यादा है, उसके मुताबिक उसको ग़िज़ा और जो है अपना पानी मुयस्सर नहीं है, तो ये जो है ये जो बीमारी है पैराविल्ट इसको हम कहते हैं, पौधों के मुरझाव की बीमारी, तो इसका जो है उसका मर्ज जो है जाहिर होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमारे जो माहिरीन है, ज़रूरी माहिरीन, वो ये बताते हैं कि जब ये पौधों के मुरझाव की बीमारी अगर खेत में आए तो काश्तकार भाइयों को चाहिए कि वो 1 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड 100 लीटर पानी में मिलाकर उसको जो है पूरे खेत में आपने फी एकड़ के हिसाब से आपने उसको स्प्रे करना है। और अगर ये टुकड़ियों में मौजूद है,
खेत के अंदर बाजू का टुकड़ियों के अंदर होता है ना उसमें से। तो फिर आपने ये काम करना है काश्तकार भाइयों ने कि 20 लीटर की जो पानी की जो टैंकी होती है ना, उसमें 40 ग्राम यूरिया मिलाकर आपने उसको स्प्रे कर देना है। अच्छा, स्प्रे करने के बाद आपने एक काम और भी करना है। स्प्रे करने के बाद ये करना है आपने कि 20 लीटर पानी में 20 लीटर पानी और 50 ग्राम जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसको आपने मिला देना है मिक्सर बना के। और जहां पे जो मुतासरा जो पौधे हैं उनकी जड़ों के इर्द गिर्द आपने ऐसे दायरा, तो जमीन थोड़ा सा खोदना है, उसे गड़ा से लगा, ज्यादा गहरा नहीं खोदना, उसमें ड्रेंचिंग कहते हैं इसको। तो वो जो मिक्सचर है ना आपने वहां पर करना है उसमें। तो इंशाल्लाह जो है ये जो पैराविल्ट है या पौधों के मुरझाव की बीमारी है, इससे हमारे काश्तकार भाइयों को काफी फायदा होगा। वहीद साहब, आप जिस इलाके से आए हैं, आप वहाँ काम करते हैं राजनपुर से। अच्छा, राजनपुर में बहुत से लोग जो हैं वो मुनाफाबक फसलों की जानिब गए, अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे। और कुछ लोग जो हैं बाज़ इलाकों में हमने देखा कि वो मकई पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कपास छोड़कर मकई पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग राजनपुर के इलाके में तिलों की जानिब लोग, और फ्लड जब आया, और फ्लड के साथ एक ये हुआ था कि जब फ्लड आया तो उसके नतीजे में कुछ जरखेज़ी में भी इजाफा हुआ, क्योंकि वो जाहिर है जो मिट्टी नई आती है, फ्लड के साथ जो मिट्टी आती है उसके साथ थोड़ी सी तबाही तो हुई, लेकिन जरखेज़ी में भी इजाफा हुआ और उसके नतीजे में कुछ नई फसलें वहाँ आई। आपका इस हवाले से क्या कहना है? सर ये बात बिल्कुल ठीक है, टोबैको तो वहाँ पे होता है पहले से, टोबैको भी हो रहा है, तिल भी पहले भी हो रहा था वहां पे, लेकिन फ्लड है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब लोग ये चाहते हैं, थोड़ा शॉर्टकट भी लोगों में दिमाग में चीज आ गई है कि हम मेहनत थोड़ी सी कम करें, प्रॉफिट हमें ज्यादा आ जाए। कॉटन में इशू ये है, बड़ी टेक्निकल ये क्रॉप है, ये बहुत टेक्निकल क्रॉप है ये। इसको आपके पेस्टिसाइड है, इसका सीड है, इसकी केयर है, इसकी एप्लीकेशंस है, फिर सुपरवाइज कर रहे हैं, इसके काफी सारे स्टेप्स हैं इसके, जो काफी ही हेक्टिक है। जिसकी आप बात कर रहे हैं इतने हेक्टिक नहीं है, ये बड़े इजी है, वो इजी है, सारी गोइंग है, सारी चीजें हैं। अब टनल फार्मिंग भी वहां पे आई हुई है, टनल फार्मिंग भी बहुत इजी है। वो कहते हैं हमारी लेबर कम हो, ये जो हमारा एक ओवरऑल हमारा मिजाज बन गया हमारा कौम का। एग्जैक्टली, कि जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं करवाएंगे, एक उनको बताया जाए कि ये सर्टन बाउंड्री है, यहाँ पे सिर्फ कॉटन लगेगी, ठीक है, ये सर्टन बाउंड्री यहाँ पे शुगर केन होगी, ये स्पेसिफाइड आपने करना है। इसको नहीं करेंगे तो फिर तो शायद आपकी कॉटन खत्म हो जाए आपकी। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा रजी साहब। भट्टी साहब असल में क्रॉप जोनिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, अपना इस वक्त जो पाकिस्तान में अगर हम देखें ना हालिया जो सिनेरियो के अंदर, तो क्रॉप जोनिंग मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन भट्टी साहब की बात दुरुस्त है। अगर हम 90s और 80s की अगर हम दहाई पे जाए ना, कपास की पैदावार बहुत होती थी, 60 मन 70 मन होती थी फी एकड़ पैदावार। असल में कपास उस वक्त होती है जब कपास का हमसाया कपास हो और मीलों कपास लगी हुई हो, तो फिर तो उसमें जो है कपास जो है फी एकड़ जो पैदावार है वो ज्यादा आती है। लेकिन एक मैं आपको टेक्निकली एक वजह बताता हूँ। अगर कपास ना एक सहराई पौधा है, अगर इसके साथ आप आबी फसलात लगाते हैं, गन्ना लगा दें, मकई लगा दें, पैडी लगा दें इसके साथ, तो उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो डेवलप बढ़ जाती है, वो पेस्ट का प्रेशर डेवलप होता है। सर यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट करा दे, सब बात काट रहा हूँ आपकी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करके क्यों नहीं करते आप? जो हमारे पास अथॉरिटीज जो है हमारे पास है, इसको रिस्ट्रिक्ट करें इस चीज को। इस वक्त भट्टी साहब असल में ना जो हम ये चाह रहे हैं कि इसके अलावा अगर हम देख लें, अब मेरे ख्याल से कैपेसिटी इतना मुमकिन नहीं है कि क्रॉप जोनिंग, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं असल में ना मैं ये चाहता हूँ कि R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। हमें ऐसी वैरायटीज डेवलप करनी है जो जिसकी औसत पैदावार कम से कम 30 से 35 मन हो, जो सकिंग पेस्ट खास तौर पर ये जो है हमारी सफेद मक्खी है और जो बॉलवर्म पिंक का है हमारा, इसके खिलाफ, और जो हमारी जो मौसमियाती और माहौलियाती जो तब्दीलियां जो तगय्युर आ रहा है, इसके अंदर वो अपने आप को बेहतर परफॉर्म कर सके। और ये रज़ी साहब बगैर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नहीं होगा। दुनिया, आप ये देखें ना, आप जब तक आप रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको मतलूबा नताइज आपको हासिल नहीं। तो देखिए ना, फसलों में जो रद्दोबदल, आप मौसम की बात कर रहे हैं, अच्छा वो मौसम भी तो फसलों पर असरअंदाज हो रहा है। देख जैसे आम है, इस मर्तबा आम हमारा जैसा मौसम रहा, उस मौसम ने आम को नुकसान पहुंचाया और आम की पैदावार में भी कमी हुई और आम की क्वालिटी जो है वो भी खासी मजबूत हुई, जो साइज भी छोटा हो गया, बर्फबारी हुई है, यालाबारी हुई है और आम को वो हीट नहीं मिल सकी जो उसे मुनासिब। तो ये जो मौसमियाती तगय्युरात हैं, इनसे बचाव के लिए आप कौन सी ऐसी रिसर्च कर रहे हैं,
काश्तकारों के लिए, और आप उन तक वो चीजें आप कैसे पहुंचा रहे हैं? मैं ये दूसरी इसी में एक और सवाल फिर शामिल कर देता हूं, वो ये है कि क्या आपके पास मौजूदा हालात में रिसर्च के लिए फंड्स मौजूद हैं? क्योंकि फंड्स का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, क्योंकि अगर फंड्स नहीं होंगे तो हमारे बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारी चीजें जो हैं वो रुक गई हुई हैं उनकी वजह। जी जी, ये दोनों सवाल। अच्छा सर, मैं अपना इदारे पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी की अगर मैं बात करूं, शायद आपके लिए पहली मरतबा आपने आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान जो सेंट्रल कॉटन कमेटी है, इसके जितने भी जो हमारे खराजात हैं, चाहे तनख्वाहों की मद में है, पेंशन में या रिसर्च फंड में, हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से 1 रुपया भी हमें नहीं मिलता। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा, हम अपना ये जो सिस्टम जो सारा चलाते हैं, ये कॉटन सेस के तहत जो है हम चलाते हैं। कॉटन सेस जब पाकिस्तान नहीं बना था तो इंडियन कॉटन से कमेटी हुआ करती थी। आफ्टर पार्टीशन जो है ये पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी बना दिया। अब इसमें ये है कि जो पर बेल है, जो टेक्सटाइल मिल जो है अगर कंज्यूम करती है तो 50 रुपए जो है वो उस हिसाब से जो है वो हमें देती है पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी को। लेकिन बदकिस्मती से 2016 से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एप्टमा है, उसने जो है ये कॉटन सेस देना भी बंद कर दिया है। ठीक। अब आप ये देखें, एक तरफ तो गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिल रहा और इधर से हमारा जो कॉटन सेस है वो भी हमारा तकरीबन उन्होंने क्यों बंद कर दिया? अगर यहाँ पे उनके एप्टमा के नुमाइंदे होते तो आप उनसे उनका जवाब भी लेते तो वो ये बेहतर बता सकते। मौकफ क्या वैसे? उनका मौकफ क्या है वैसे? उनका मौकफ ये है कि मुल्क के अंदर जो है ना कपास जो है रिसर्च जो है उसका बीज जो है वो इस तरह का नहीं डेवलप हो रहा जो होना चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की अगर मैं बात करूं, जो पीसीसी का यहाँ पे इदारा है, इस साल 2023 में हमने 2 वैरायटीज हमने दी हैं, CIM 343 और BT CIM 537, और ये हमारा नेशनल ट्रायल होता है। उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की हर साल वैरायटीज लगती हैं 26 लोकेशन पर पूरे पाकिस्तान में। कोडेड वैरायटीज होती है, नहीं पता होता कौन से डिपार्टमेंट की है। उसमें हमने जो है पूरे सिंध में हमारी जो है ये टॉप पे वैरायटी आई है, BT 537 जो है वैरायटी। देखिए सर, कोई भी इदारा है या कोई भी फर्द है, उसकी जो कारकर्दगी का जो पैमाना है वो दस्तियाब वसाइल और दरपेश मसाइल को रखकर ही सामने रखकर ही किया जाता है उसमें से। तो हमने अपने दस्तियाब वसाइल में रहते हुए BT 537 पूरे सिंध के अंदर जो है वो टॉप पे आई है। 2023 में हमने इसको दी है अपना काश्तकारों को। और जो हमारी CIM 343 है इसका 12वां नंबर है। और जो टोटल वैरायटीज थी ये तकरीबन 88 वैरायटीज थी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की। ठीक जी। तो उसमें अच्छा, दूसरा सर ये है कि हमारे यहाँ पे ना हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे R&D पे हमारे रिसर्च की अगर फंडिंग की जाए, प्रॉपर तरीके से की जाए, हमारी जो मैन पावर है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो हमारी जो फाइनेंशियल इश्यूज है अगर खत्म कर दिए जाएं, तो सिर्फ CCRI में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन हमारे 20 ऐसे PhD हमारे ज़रूरी साइंटिस्ट हैं जो किसी भी इदारे के अंदर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी जो R&D पे काम कर रहे हैं कॉटन की, किसी भी इदारे में नहीं है। सिर्फ उनको रिसर्च फंडिंग का हमें इशू है। हमारी तनख्वाहें और पेंशन की अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता 13 माह से हमारी तनख्वाहें और पेंशन जो है वो रुकी हुई है। यानी मसाइल हैं जी बहुत सारे, लेकिन इन दरपेश मसाइल के बावजूद हमने जो है 2 वैरायटीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया गया, इसके बावजूद आपने 2 वैरायटीज हमने दी है। अच्छा सर, दूसरा ये अगर रिसर्च फंडिंग हमारे पास आ जाती है तो हमारा बायोटेक्नोलॉजी पे हमारा काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है, हमारे पास यहाँ पे काम करने के इंतहाई काबिल लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं। तो अगर यहाँ पे हमें BSA लैब एक होती है, उसमें जीन ट्रांसफॉर्मेशन की हमें जो है ना वो सहूलत अगर हमें दी जाए तो हम जो है एक ऐसी वैरायटी हम डेवलप करने के लिए जा सकते हैं जिसका औसत जो पैदावार है वो 30 से 35 मन तकरीबन हो जाएगी। जो है अपना सकिंग जो है अपना वाइट फ्लाई जो है, सफ़ेद मक्खी और पिंक का और मौसमियाती तगय्युर जो जितना भी है, तो ये जो चीज़ें हैं हैंडल हो सकती हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है, रिसर्च की उस पर रिसर्च पे फंडिंग होगी तो तभी होगा ना सर आगे। जब तक आप रिसर्च के ऊपर फंडिंग नहीं करेंगे, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। जी भाई साहब। सर, पहली बात तो ये है कि हम वी आर नॉट पुअर नेशन, ये फिलॉसफी गलत है। हम पुअर नेशन नहीं है, हमारा फोकस नहीं है R&D के ऊपर। हमारे पास फंड्स भी बहुत है हमारे पास, दूसरी चीजों के लिए आपके पास पैसे हैं, आपके पास R&D के लिए पैसे नहीं है आपके पास, जो बेसिक आपकी चीज है। हमारा फोकस नहीं है, जब तक इस पर फोकस नहीं करेंगे आप कुछ नहीं हो सकता।
मैं भट्टी साहब की बात से 100% एग्री हूँ सर इसमें। तो मैंने जैसे शुरू में कहा था ना कि आपके प्रोग्राम की तवसत से मैं अरबाब इख्तियार को ये कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर रिसर्च कमीशन कौमी सतह पर होना चाहिए और R&D के ऊपर आप फोकस करें उसके ऊपर। तो आप देखें हम एग्रीकल्चर जो कंट्रीज हम कितना हम आगे जो है अपना पोटेंशियल है हमारे अंदर, हम कितना हम आगे। लेकिन आपने जो कमीशन की बात की है, आपने हायर एजुकेशन कमीशन की मिसाल दी थी, तो भट्टी साहब ये एक दिलचस्प फिर कंपैरिजन करना बनता है। वो ये बनता है कि हायर एजुकेशन कमीशन के नतीजे में की मौजूदगी में हमारे यहाँ तालीम ने जिस तरह तरक्की की है, क्या इसी तरह ज़राअत कर सकेगी? देखिए सर, जब हायर एजुकेशन कमीशन जब बना था ना सर जी, देखिए सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे यहाँ, मेरा मौक़िफ़ ये है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों का लेवल की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, उनके पास फंड्स भी बेशुमार आए और उनके पास फिर रिसर्च के लिए उन्होंने, मुझे मालूम है जिस अंदाज में रिसर्च की जा रही है, कितनी PhD डिग्रियां जो थी जाली करार पाई डॉक्टर्स की, जो मुख्तलिफ ओहदों पर सरबराह की हैसियत से तैनात थे और काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नहीं हटाया जा सका क्योंकि उनमें से कुछ रिटायर हो गए और कुछ फिर इस सतह पर पहुंच चुके थे कि उन पर कोई हाथ भी नहीं डाल सका। ये है हायर एजुकेशन कमीशन का मामला। अब फिर वही सवाल आ जाता है कि हमारे यहाँ मामला जिस अंदाज में चल रहे हैं, आप एग्रीकल्चर कमीशन जो है उससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखेंगे? देखिए सर, बात सिस्टम की नहीं, सिस्टम हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हर चीज का सिस्टम को चलाने के लिए वो हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए और सिंसियर लोग हों, जो डिवोटेड हों, जो काम के जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी। उसके लिए तो फिर मेरिट पर अमल दरामद जरूरी होगा ना। जब भर्तियां होती हैं बहुत सी जगहों पर, वो तो हमें पता ही है कि किन बुनियादों पर होती हैं, कैसे होती हैं। मेरिट पर आकर बात सर, इशू ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो क्वालिफाइड पीपल पैदा कर रही हैं, एजुकेटेड पीपल पैदा नहीं कर रही। हमारे यहाँ जो है, जो एजुकेशन के एथिक्स होते हैं ना, जो वो नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं है। जब एथिक्स नहीं होंगे आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी। वी नीड एजुकेशन, नॉट क्वालिफिकेशन। और फिर दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ एक और चीज भी आ जाती है कि हमारे यहाँ स्किल्ड एजुकेशन की तरफ कितनी तवज्जो दी जा रही है। सिर्फ डिग्री हासिल करने, डिग्रियों वाले तो बहुत सारे फिर हैं, फिर बेरोजगारी भी है। तो उसके बुनियादी वजह यह है कि स्किलफुल नहीं है लोग, पढ़ाने वाले नहीं है ना, पढ़ाने वाले स्किलफुल नहीं है। स्किलफुल लोग कैसे पैदा करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे लोगों? मेरे ख्याल प्रोग्राम के आखिरी मराहिल हैं, उसमें मैं कुछ न तजावीज आपसे लेना चाहूंगा कि हम थोड़ी सी तजावीज पर बात कर लें कि आपके ख्याल में चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स के मेयार को बेहतर बनाने के लिए और पैदावार में इजाफे के लिए मुझे 2-3 तजावीज़ कुछ ऐसी। नंबर 1 R&D, दूसरी आपके स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशंस, ये होनी चाहिए आपकी, चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। और लेकिन मॉनिटरिंग और चीजें हमने तो देखे ना, इसी मुआशरे में रहकर काम करना है ना। आपकी एजेंसीज करेंगे ना, जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वही करेंगे ना। जी सर, मैं भट्टी साहब की बात से बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। R&D के ऊपर बिल्कुल फोकस होना चाहिए और दूसरा पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप बड़ा जरूरी है इस चीज के लिए। यानी हमें सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसकी तरफ आना चाहिए। तो आप हमारे अपने डिपार्टमेंट को ग्रूम करें। कुछ लोगों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या नहीं है? ये सारा काम गवर्नमेंट तो नहीं करना, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है जो हमें निभानी चाहिए हमें, वो अपनी निभा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ आ जाती है कि हम हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं और हम एक क्वेश्चन जो है ना उसकी जो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप पैदावार जो हम देख रहे हैं, पैदावार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी हो सकती है अगले मरहले में अगर मामला स्मूथ रहे? सर, ये कहना अभी कबल वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तकरीबन जुलाई जब गुजर जाएगा या जुलाई का जो एंड होगा ना, फिर वहां पे हम थोड़ा सा अपना एस्टिमेटेड उसको बता सकते हैं, प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि इतना होगा। लेकिन इस वक्त जो है मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है इस वक्त वो बेहतर है, काफी वो बेहतर है, हौसला अफजा है, तसल्ली बख्श है और बड़ी अच्छी उसकी अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है, सेहतमंद है क्रॉप। बाकी आगे आने वाले वक्त का हमें नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसने पैकअप करना शुरू कर दिया बहुत सा, वो क्यों नहीं उस तरह आगे बढ़ी जैसे पहले थी? देखें, ये तो गवर्नमेंट के अपना लेवल पे मामलात होते हैं। वैसे अगर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की जरूरियात देखें तो 1,60,00,000 जो है, लोड शेडिंग है, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं उनके सारे, उनका बिजली है, गैस है,
और दूसरे टेक्सटाइल मशीनरी की उनका है इम्पोर्ट, काफ़ी सारे मामला भी चल उनके भी इशूज़ काफ़ी सारे चल रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे थे मुकालमा रज़ी के साथ, और हमने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की कपास की पैदावार और कपास को दरपेश ख़तरात के हवाले से। हमारे दरमियान साजिद महमूद साहब थे सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और हमारे दरमियान ज़रई माहिर थे वहीदुज़्ज़मा भट्टी साहब। इन दोनों शख्सियात के साथ आपने जो गुफ्तगू सुनी यकीनन आपको पसंद आई होगी। आइंदा हफ्ते दोबारा मिलेंगे नए प्रोग्राम में, नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। अपने मेज़बान रज़ीदुद्दीन रज़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।